मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टैगोर शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है संबंध और फलन। तो संबंध और फलन क्या है, उसमें सबसे पहले हम उठाने जा रहे हैं कौन सा टॉपिक, आपके संबंध। संबंध के बारे में वैसे तो बच्चों आप क्लास 11 के में भी जो है पढ़कर आते हैं, तो वहां पर हम कहते हैं कि संबंध की अगर एक कहानी है तो कहानी कहां से शुरू होती है, आपके संबंध की समुच्चय से। कहां से शुरू हो जाती है ये, समुच्चय से। इसका पहला पड़ाव समुच्चय है। समुच्चय के बाद हम पढ़ते हैं समुच्चयों का कार्तीय गुणन। क्या पढ़ते हैं हम वहां पर, समुच्चयों का कार्तीय गुणन। और उसके बाद जो है आपका आता है क्या, संबंध। तो यहां पर हमने क्या किया है, समुच्चय के बारे में हम अच्छे से जानते हैं, हमने 11th में इसके बारे में पढ़ा है। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह होता है ये, तो इसके बारे में हम यहाँ पर ज्यादा पढ़ेंगे नहीं। और फिर भी अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानना है तो मैंने इसका अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आपको हम जो है वो लिंक वहां पर आपको दे देंगे, तो आप वहां पर जाकर इस समुच्चय को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो हम यहाँ पर ज्यादा इसके बारे में बात करेंगे नहीं। हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा यहाँ से समुच्चयों का कार्तीय गुणन। अब समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या होता है, 11th में आप इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, बहुत अच्छे से आप इसको पढ़ लेते हैं वहां पर। और हम यहाँ पर बिल्कुल एक बेसिक सा एग्जांपल लेंगे, उसके बाद हम जो है यहाँ पर संबंध को समझने की कोशिश करेंगे। तो समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या है, जैसे मान लीजिए मैं कोई दो समुच्चय ले लेता हूं, ध्यान रखना वो अरिक्त होने चाहिए, रिक्त नहीं होने चाहिए। तो मैं ले लेता हूं यहाँ पर, मान लीजिए a इक्वल टू मैंने ले लिया 1,2, ठीक है। और b इक्वल टू मैं यहां पर ले लेता हूं क्या, 0,-1। दो मैंने अरिक्त समुच्चय ले लिए। अब मैं इन दोनों का कार्तीय गुणन कर देता हूं। क्या कर देता हूं, दोनों का कार्तीय गुणन, यानी कि a क्रॉस b। और हमने इन दोनों का कार्तीय गुणन किया है, तो आप जानते हो कार्तीय गुणन जब होता है दो समुच्चयों का तो आता तो एक समुच्चय ही है, लेकिन उसमें जो अवयव होते हैं वो सिंपली ऐसे नहीं होते जैसे यहाँ लिखे हुए हैं। अवयव उसमें किस अवस्था में होते हैं, किस रूप में होते हैं, क्रमित युग्म के रूप में होते हैं। तो देखो क्रमित युग्म हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं, तो अगर एक का हम क्रमित युग्म बनाते हैं तो बी के दो अवयवों के साथ बनेगा। तो क्या आएगा, एक को हमने उठाया तो 0 के साथ बनाया, तो एक पहला क्रमित युग्म आपका हो गया क्या, 1,0। दूसरा क्या होगा आपका, एक का किसके साथ होगा, -1, तो आपका हो गया 1,-1। इसी प्रकार दो का आप देख लीजिए, तो 2,0 और फिर 2,-1। ये क्या हो गया, आपके दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन आपके पास यहाँ पर हो गया। ध्यान दीजिए, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन आएगा समुच्चय, लेकिन अब ये होंगे क्रमित युग्म। तो इसके बाद हम अब आगे चलते हैं और बात हम किसकी करते हैं, संबंध की। किसकी बात हम यहाँ पर करने वाले हैं, संबंध की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए संबंध क्या होता है, तो टॉपिक में स्टार्ट करने जा रहा हूं। अब संबंध क्या होता है, तो संबंध के बारे में मैं यहां पर आपको पॉइंट वाइज बताने वाला हूं। तो पहला पॉइंट क्या आएगा यहां पर, देखो किसी अरिक्त समुच्चय ए से, किसी अरिक्त समुच्चय ए से किसी अन्य अरिक्त समुच्चय बी में, अरिक्त समुच्चय बी में परिभाषित संबंध आर। संबंध को हम किससे बताते हैं, 11 में हमने पढ़ा है, किससे बताते हैं हम, आर से। आर फॉर रिलेशन, आगे का वर्ड ले लिया हमने आर। अब देखो जनरली हम आर से बताते, जरूरी नहीं है हमेशा हम आर से बताएं, किसी और प्रतीक से भी हम इसको बताते हैं, लेकिन जनरली हम इसको किससे यहां पर बताएंगे, आर से, ठीक है। तो परिभाषित संबंध आर। अब पहला पॉइंट में लिखने जा रहा हूं इसका, दोनों समुच्चयों ए एवं बी के कार्तीय गुणन, ए एवं बी के कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का
उपसमुच्चय होता है। बात समझ में आ रही है बच्चों कि संबंध क्या होगा? किसी अरिक्त समुच्चय ए से किसी दूसरे अरिक्त समुच्चय बी में परिभाषित संबंध आर, दोनों समुच्चयों के कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का क्या होगा? उपसमुच्चय होगा। और इसका दूसरा जो पॉइंट है वो क्या होगा? संबंध के समुच्चय में उपस्थित क्रमित युग्म में प्रथम अवयव का संबंध द्वितीय अवयव से होगा। तो ये दो पॉइंट आपको जो है ध्यान में रखने। अब ये है क्या, इसको समझने के लिए आइए एक उदाहरण हम यहां पे लेते हैं, और उदाहरण को मैं यहां जो मैंने लिखा है ना उससे मैं यहां पर रिलेट करूंगा, संबंधित भी करूंगा। तो देखिएगा, आइए एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे देखिएगा, मान लेते हैं हमने ए ले लिया है आपका 1 2 3 और बी ले लिया है मैंने आपका 2 3 और 4। ये मैंने आपका ले लिया और मैंने आपको बोल दिया कि आर एक संबंध है, पढ़ा है हमने, जो कहां से कहां परिभाषित है? ए से बी में परिभाषित है। और किस प्रकार परिभाषित है? वो इस प्रकार परिभाषित है कि R इक्वल टू एक्स कोमा वाई, जहां y बराबर क्या होगा? x प्लस 1, ठीक है। और ये जो x है ये अवयव होगा a का, और ये जो y है ये अवयव होगा b का। तो बनाइए संबंध। चलिए शुरू करते हैं। तो हम यहां पर क्या करते हैं, देखिए बच्चों, एक वृत्त मैंने यहां पर बनाया, वृत्तनुमा आकृति, दूसरी वृत्तनुमा आकृति मैंने यहां पर बनाई। ये हो गया a और ये हो गया क्या? b। हम a के प्रत्येक अवयव को यहां पर किससे बताने वाले हैं? x से, और b के प्रत्येक अवयव को हम यहां पर किससे बताने वाले हैं? y से, ठीक है। और a के अंदर हम लिखने वाले हैं 1 2 3 और b के अंदर हम लिखने वाले हैं 2 3 और 4। अब हम देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं कि ये जो एक है, ये जो एक है, एक का संबंध, एक का जुड़ाव समुच्चय ए के अवयव एक का जुड़ाव समुच्चय बी के किस अवयव से होगा? तो उसी अवयव से होगा जो इस प्रॉपर्टी को, ये जो गुणधर्म है एक्स और वाई के बीच में, उसको जो फॉलो करेगा अवयव का संबंध उसी से होगा। तो देखिएगा, अगर मैं x की जगह यहां पर एक ले लेता हूं, ध्यान दीजिएगा, इतना हम जानते हैं कि x की जगह हमने एक ले लिया तो एक और एक कितना हो जाता है बच्चों? 2। तो x जहां एक लेते हैं, एक के लिए y का मान कितना हो जाता है? 2। तो क्लियरली आप लोगों को पता चल गया एक का संबंध किससे है? 2 से। फिर अगर मैं यहां पर आपके ले लेता हूं 2, क्या ले लेता हूं मैं? आपके 2। तो 2 का संबंध किससे होगा? यहां पर देखिए 2 का संबंध किससे होगा? देखिए क्लियरली 2 का संबंध किससे होने जा रहा है? 3 से। और 3 का संबंध किससे होने जा रहा है? यहां पर 4 से। तो ये हो गया क्या? ए से बी में एक संबंध। तो संबंध ज्यादा कुछ नहीं है, संबंध एक ऐसा कनेक्शन है जो समुच्चय ए के अवयवों को, एक ऐसा जुड़ाव है जो समुच्चय ए के अवयवों को समुच्चय बी के अवयवों से क्या करता है बच्चों? जोड़ता है, जैसे यहां हो रहा है। ठीक बात है। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, इसको जो है इस तरीके से लिख देता हूं मैं कि R इक्वल टू, R बराबर, एक का संबंध किससे है भैया? 2 से। 2 का संबंध किससे है? 3 से। और 3 का संबंध किससे है? 4 से। यही आएगा, एक का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 3 से है, 3 का संबंध 4 से है। तो अब आप ध्यान दीजिएगा कि संबंध वैसे तो एक बड़ी टिपिकल टर्म आपको लगती है, लेकिन एक्चुअली में है क्या ये कि संबंध एक समुच्चय होता है। संबंध क्या होता है? एक समुच्चय होता है। और समुच्चय वो किनका होता है? क्रमित युग्मों का होता है। तो एक बात आप यहां पर ये भी जोड़ सकते हैं, इससे पहले मैं बोल देता हूं कि आप यहां पर एक बात और जोड़ सकते हैं, संबंध
संबंध कार्तीय युग्मों का क्या होता है? समुच्चय होता है ना। संबंध ज्यादा कुछ नहीं है भैया, समुच्चय ही है। किनका समुच्चय है? कार्तीय युग्मों का, जो आपने यहां पर देख लिया है। अब हम क्या करते हैं देखिएगा, इन दोनों का कार्तीय गुणन भी कर देते हैं। क्या करते हैं? इन दोनों का कार्तीय गुणन भी हम यहां पर जो है कर देते हैं। तो क्या आने वाला है अपने पास? कार्तीय गुणन मतलब a क्रॉस b। तो देखिए क्या आने वाला है। कार्तीय गुणन आप जानते ही हैं, 1 का 2 से होगा तो 1,2, 1 का 3 से होगा तो 1,3, 1 का 4 से होगा तो 1,4, 1 का हो गया। अब 2 का होगा तो किससे होगा? 2 से, तो 2,2। इसी प्रकार 2,3, ठीक है। इसी प्रकार क्या आएगा आपका? 2,4। अब 3 का देखेंगे तो 3,2, फिर देखेंगे तो 3,3, फिर देखेंगे तो क्या? 3,4। ये दो समुच्चयों का आपने क्या कर दिया है? साथ ही साथ कार्तीय गुणन भी कर दिया। अब आपने जो ये लिखा है ना यहां पर, उसको समझिए। क्या लिखा है आपने कि किसी अरिक्त समुच्चय ए से किसी अन्य अरिक्त समुच्चय बी में परिभाषित संबंध R दोनों समुच्चयों ए और बी के कार्तीय गुणन का क्या होता है? उपसमुच्चय होता है। देखो उपसमुच्चय है क्या? दोनों समुच्चयों के कार्तीय गुणन का। तो क्या देख रहे हो आपके दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन करते तो ये आता है, और संबंध आपका ये रहा। तो क्या संबंध के समुच्चय के सारे अवयव दोनों समुच्चय के कार्तीय गुणन जो आया है उसमें मिल रहे हैं क्या? देखो 1,2 1,2, 2,3 2,3, 3,4 3,4। तो क्लियरली क्या समझ में आ रहा है आपको? यहां पर क्लियरली आपको समझ में आ रहा है यहां कि ये जो R है ना, R ये उपसमुच्चय है। क्या है ये? उपसमुच्चय है। किसका? A क्रॉस B का। तो पहला पॉइंट बेटा आपने वही तो लिखा है। दोनों समुच्चयों A और B के कार्तीय गुणन का क्या होता है? उपसमुच्चय होता है। तो आगे पहली बात जो है आपको मिल गई। दूसरी बात क्या बोली है आपने कि संबंध के समुच्चय में उपस्थित जो क्रमित युग्म है ना, ये रहे, उसमें क्या हो रहा है? प्रथम अवयव का संबंध किससे हो रहा है? द्वितीय अवयव से। और किसके आधार पर? इस फिक्स गुणधर्म के आधार पर। अब ये गुणधर्म हमेशा फिक्स नहीं कि ऐसा ही होगा, ये बदलता रहता है। ये गुणधर्म बदलता रहता है, इसका मतलब ये संबंध भी यहां पर बदलते रहते हैं। तो बोलिए आपको संबंध समझ में आया या नहीं आया? यस, आपको संबंध जो है अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम इसको लेकर। अब कि अगर आपको संबंध जो है समझ में आ जाता है तो 2-3 चीजें वहां पर आप फिर से पढ़ते हैं। और 3 चीजें क्या है वो मैं आपके सामने लिख देता हूं। 3 चीजें हैं आपके पास में। प्रांत, सहप्रांत और फिर परिसर। क्या है आपके सामने? प्रांत, सहप्रांत और परिसर। तो प्रांत क्या होता है बेटा? ध्यान देना, 2 परिभाषा मैं यहां पे बताऊंगा प्रांत की। कि समुच्चय ए के, यहां पर ए और बी है, परिभाषित कहां से हो रहा है संबंध? ए से। और कहां पर हो रहा है? बी में। तो समुच्चय ए के वो अवयव, समुच्चय ए के वो अवयव जो समुच्चय बी के अवयवों से संबंध बनाते हैं, संबंध रखते हैं। तो समुच्चय ए के उन्हीं अवयवों के समुच्चय को क्या कहा जाता है? प्रांत। अब कौन कौन है वो यहां पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा। 1 2 3, 1 2 3, ये तीनों ही जो है अवयव समुच्चय बी के अवयवों से संबंध रखते हैं, संबंध बनाते हैं। तो इन्हीं का क्या ले लो? समुच्चय ले लो। तो वो क्या बन जाता है आपके पास? प्रांत। एक परिभाषा और है कि संबंध का जो समुच्चय आता है, संबंध के समुच्चय में जो क्रमित युग्म उपस्थित है, जैसे यहां पर ये है, ये और ये है, तो इन क्रमित युग्म में जो पहला अवयव होगा, जैसे यहां 1 है, यहां 2 है या 3 है,
तो इन तीनों अवयवों का वापस 1 2 3 क्या बना लो, समुच्चय बना लो, तो वो क्या बन जाता है, आपका प्रांत बन जाता है। समझ में आई बात। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, सह प्रांत की। तो सह प्रांत क्या होता है, देखो कि जिस समुच्चय पर संबंध परिभाषित हो रहा है, जहां से परिभाषित हो रहा है वो नहीं, जिस समुच्चय पर परिभाषित हो रहा है, यहां किस पे हो रहा है, बी पर, तो वही क्या कहलाता है, आपका सहप्रांत। तो सहप्रांत पूरा क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। बोलो इसमें तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। अब एट लास्ट आपका क्या बचा है, परिसर। अब परिसर क्या है, इसकी मैं वापस प्रांत की तरह दो यहां पर मैं जो है परिभाषाएं देने वाला हूं। तो सॉरी क्या चल रहा था हमारा, परिसर। परिसर क्या है, तो परिसर में समुच्चय बी के वह अवयव जो समुच्चय ए से संबंध रखते हैं, समुच्चय बी के वो अवयव जो समुच्चय ए से संबंध रखते हैं, उनका मैं बना लूं क्या, एक समुच्चय। जैसे कौन कौन है यहां पर, 2 है, संबंध रख रहा है, 1 से रख रहा है, 3 है वो 2 से संबंध रखता है, 4 है वो 3 से संबंध रखता है। बना लो इसका क्या, बना लो इसका समुच्चय, वही बन जाता है परिसर। या फिर जो संबंध नामक समुच्चय है उसमें जो क्रमित युग्म है, और क्रमित युग्म में जो पीछे के अवयव आ रहे हैं, कौन कौन है, 2 3 और 4, उनका बना लो समुच्चय, तो वो क्या बन जाता है, परिसर। ठीक बात है, समझ में आ रही है भाई। तो ये हुआ आपका प्रांत, सह प्रांत और परिसर। अब आप यहां पर कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा कि यहां पर आप बोल दे कि सर प्रांत तो पूरा ए ही हो गया, प्रांत तो पूरा ए ही हो गया। हर बार ऐसा नहीं होगा, कुछ अवयव ऐसे होंगे, जैसे मैं इसमें थोड़ा सा यहां पर मैं आगे ले लेता हूं कि जैसे मान लीजिए यहाँ 4 होता और मान लीजिए यहाँ पर 5 होता, तो 4 का 5 से संबंध नहीं बनता, तो क्या फिर वो प्रांत में आते, वो प्रांत में नहीं आते। अगर वो प्रांत में नहीं आते तो फिर पूरा समुच्चय ए क्या प्रांत कहलाता है आपका, नहीं। इसी तरीके से ये 5 परिसर में नहीं आता क्योंकि संबंध ही नहीं बना रहा। अब 5 परिसर में नहीं आ रहा तो क्या फिर ये पूरा का पूरा बी आपका परिसर बन जाता, नहीं। ठीक है, तो कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है, जो मैंने परिभाषाएं बताई है वहां पर आपको ध्यान रखना है, और ये आपका प्रांत, सह प्रांत और परिसर यहां पर हो जाता है। यानी कलेक्टिवली आपके पास क्या बात आई है कि अब अगर मैं इसको मानक रूप में लिखूं, किसको, संबंध को, क्या लिखूं मैं, मानक रूप में लिखूं, तो क्या लिख सकता हूं, ध्यान दीजिएगा। मानक रूप में मैं इसको लिखूंगा कि हमें मान लीजिए कोई हमारे पास 2 समुच्चय हैं, ए और बी। पहली कंडीशन क्या है कि वो अरिक्त होने चाहिए, क्या होने चाहिए, अरिक्त होने चाहिए। तो फिर R एक संबंध होगा जो समुच्चय ए से बी में परिभाषित होगा, उसको इस प्रकार बताएंगे, ए से बी में परिभाषित। और किस प्रकार होगा, अब आप देखिए, आप क्या देख रहे हैं कि R जो संबंध है वो एक समुच्चय ही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, समुच्चय बनाना पड़ेगा। लेकिन किसका समुच्चय है, क्रमित युग्म का। तो यहाँ तो अलग अलग प्रकार के क्रमित युग्म है, तो सारे तो नहीं बना सकते हम यहाँ पर, तो इनका प्रतिनिधित्व करने वाला हम एक क्रमित युग्म बना लेते हैं, ये x, ठीक है। यहां पर आपने क्या देख रहा था कि y का संबंध x से इस प्रकार हो रहा है, लेकिन जरूरी थोड़ी कि हर बार ऐसा ही हो। तो हम इसको इनके जैसे और भी सारों को बताने के लिए सीधा सा ये लिखेंगे कि y जो है वो किससे रिलेट होगा, यहां पर x से। y का संबंध किससे होगा, x से। ये r बता रहा है संबंध होगा, ठीक है। तो फिर x जो है वो किसका होगा, पहले समुच्चय का अवयव होगा, और ये जो y है ये किसका होगा, दूसरे समुच्चय का अवयव होगा। ये है आपके पास मानक शब्दों में अगर आप कहें तो संबंध। तो मुझे विश्वास है आपको क्लियरली संबंध के बारे में समझ में आया होगा, ठीक बात है। थोड़ा सा आगे हम और बढ़ते हैं इसको हटा देता हूं मैं, आप नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला टॉपिक हमारा होने वाला है, संबंध आपको समझ में आ गया, तो अगला टॉपिक है आपका संबंधों के प्रकार। संबंधों के प्रकार, तो उसमें जो पहला है मैं बता दूं हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें संबंधों के प्रकार में। पहला हम पढ़ने वाले हैं अरिक्त नहीं, रिक्त संबंध।
दूसरा हम पढ़ने वाले हैं सार्वत्रिक संबंध, ठीक है। तीसरा हम पढ़ने वाले हैं स्वतुल्य संबंध। चौथा हम पढ़ने वाले हैं सममित संबंध। पांचवा हम पढ़ने वाले हैं संक्रामक संबंध। और लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं तुल्य संबंध। तो इतने संबंध हम पढ़ने वाले हैं, तो ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए हम इतना खत्म करते हैं। थैंक यू।